हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये एक बेहतरीन टॉपिक है, उपनिवेशवाद। ये बहुत लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा है और आज भी मौजूद है, क्योंकि उपनिवेशवाद ये एक ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, शासन किया और आज भी ये विचारधारा अप्रत्यक्ष रूप से जारी है। सो यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अंकदायी टॉपिक बन जाता है। यूपीएससी आपसे तरह तरह के क्वेश्चन उपनिवेशवाद पर करती रही है। तो आइए आज इस टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चों, आप सबका बहुत बहुत क्लास में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर बच्चों आपसे बात करेंगे कि अगर आप अनअकैडमी को फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी का पूरा भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे पहले अनअकैडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे आप लोग और उसके बाद जो है आप मेरा नाम सर्च करिए ऐप पर और फिर जो है मुझे फॉलो भी कर सकते हैं आप। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अबाउट मी के सेक्शन में आप देख लीजिए, मेरे बारे में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि अनअकैडमी जो है वास्तव में जो यूट्यूब पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराती है, बहुत से बच्चों के मन में सवाल आता है कि क्या अनअकैडमी का कोई रिजर्व पोर्टल भी है, हम अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं, हमें अनअकैडमी क्या देगी अगर हम रिजर्व पोर्टल पर जाकर एडमिशन लेकर अगर हम पढ़ाई करते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर देखिए, अनअकैडमी के पास दो प्लान है, एक है प्लस और एक आइकॉनिक। ये अनअकैडमी का नॉर्मल प्लान है और ये स्पेशल प्लान है। अगर आप प्लस पर अनअकैडमी के एडमिशन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस देगी, टेस्ट सीरीज देगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस देगी और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल देगी। मेरी बात समझ में आ गई? प्लस पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको क्या देगी? डेली लाइव क्लास। प्लस पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको देगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। इतनी चीज़ें देगी। और अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अनअकैडमी के एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए, एडमिशन के क्या अनअकैडमी के एडमिशन का क्या प्लान है। तो यहाँ पे देखिए, 1 महीने से लेकर 3 साल तक का प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यूपीएससी सीएससी के बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो प्लान है वो या तो 1 साल या 2 साल या फिर 3 साल। यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ रेफरल कोड, इसे कहते हैं रेफरल कोड। ये है MNUS रेफरल कोड, यानी ये मेरा रेफरल कोड है। सो आप जो है इस रेफरल कोड को एडमिशन के समय अगर यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ीस 10% कम हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर देखिए, 1 साल की जो फ़ी है 49,500 रुपीज़ है, 2 साल की फ़ीस है 72,000 रुपीज़, 3 साल की फ़ीस है 90,000 रुपीज़। अब देखिए, जैसे ही आप रेफरल कोड MNUS को यूज़ करेंगे एडमिशन के समय, वैसे ही देखिए जो 1 साल की फ़ीस 49,500 रुपीज़ है, ये घटकर हो जाएगी 10% कम होके हो जाएगी। अगर आप रेफरल कोड MNUS यूज़ करते हैं तो ये कम होके हो जाएगी 44,550 रुपीज़, 64,800 रुपीज़, 81,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं। अब अगले नंबर पे आते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। दिस इज अ स्पेशल प्लान फॉर यू। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सारा जो बेनिफिट है वो तो देगी, साथ में एक कोच या गाइड प्रोवाइड कराएगी। अब देखिए, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको क्या देगी? पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर,
पर्सनलाइज फीडबैक। तो इतनी चीज़ें अनअकैडमी आपको देगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और यहाँ पर देखिए सीधे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की शुरुआती होती है या तो 1 साल या 2 साल या 3 साल। 1 साल की फीस है 69,500 रुपीज़, 2 साल की फीस है 1,07,000 रुपीज़, 3 साल की फीस है 1,41,000 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आप रेफरल कोड MNUS को यूज़ करेंगे एडमिशन के समय आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 1 साल की फीस यानी अनअकैडमी के आइकॉनिक प्लान की 1 साल की फीस जो है 69,500 रुपीज़ है। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद ये हो जाएगी 62,550 रुपीज़। 2 साल की फीस देखिए 96,300 रुपीज़। 3 साल की फीस देखिए 1,26,900 रुपीज़। अब सीधे आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर। अगर मान लीजिए बहुत से बच्चों का प्रश्न है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग अलग से पढ़ना चाहते हैं या अलग से लेना चाहते हैं तो फिर GS की पूरी फीस हमको देनी पड़ती है। बहुत से बच्चे ये चीज़ कहते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। अनअकैडमी ने ऑप्शनल को अलग कर दिया है। यहाँ ऑप्शनल की पूरी शीट लगी है, इसमें से जो ऑप्शनल आपको पसंद हो वो ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल आपका अगर होता है तो मैं प्लस पे हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। यहाँ पर सीधे आप आइए, पूरे 1 महीने से लेकर 3 साल तक की फीस लगी है, ठीक है। यहाँ पर सीधे आप जितनी फ़ी अफोर्ड कर पा रहे उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे बता दूं ऑप्शनल को ख़त्म होने में 5 से 6 महीने लग ही जाते हैं। अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है। कम से कम 1 महीने का जो है वो ऑप्शनल का जो है 1 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए भी ले सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि या तो 6 महीने या साल भर या फिर आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर एक बात आपसे कहनी है कि जो रेफरल कोड MNUS है इसको यूज़ करना मत भूलिए। जैसे ही आप रेफरल कोड MNUS को यूज़ करेंगे आपकी फ़ीस 10% कम हो जाएगी, ठीक है, 10% कम हो जाएगी। तो अब आइए आज हम लोग बच्चों बात करेंगे उपनिवेशवाद पर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलोनिज्म। क्या कहते हैं बेटा? कोलोनिज्म। उपनिवेशवाद क्या है और आखिर कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 सालों तक शासन किया, ठीक है। पहली चीज आपसे बता दें कि उपनिवेशवाद की परिभाषा आपको बता दें। उपनिवेशवाद वास्तव में एक विचारधारा है। इस बात को बड़ा गौर से समझना है। भारत की जो गुलामी थी वो एक वैचारिक आधार पर थी। अंग्रेजों ने एक विचारधारा के आधार पर हिंदुस्तान को लगभग 200 सालों तक गुलाम बना के रखा था। लेकिन महात्मा गांधी और दूसरे भारत के नेताओं ने जब तक उस विचारधारा को खत्म नहीं किया, एक नई विचारधारा को पैदा करके जिसका नाम था स्वतंत्रता की विचारधारा, तब तक उपनिवेशवाद समाप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमको आज इसी के बारे में बात करना है कि उपनिवेशवाद होता क्या है, किस तरह से कोई देश जो हजारों मील की दूरी पर बैठा है वो आपके देश पर वहाँ से शासन करता है और लोग शासित होते हैं, लोग गुलाम बन जाते हैं। तो व्हाट इज कोलोनिज्म? We are just discussing about it. So please get ready for this important class. This class is very relevant for the UPSC CSE mains. इस सवाल से IAS के बहुत से प्रश्न जो है मेंस में पूछे जाते हैं। This class is dedicated for the UPSC CSE mains. So please dear, get ready for this class and get ready your copy and pen also. We are just going for the discussion about the colonialism. So please बच्चों तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज ये है कि उपनिवेशवाद क्या है। पहला प्रश्न उठता है, व्हाट इज कोलोनिज्म? उपनिवेशवाद क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे उपनिवेशवाद की। तो आप अपना कलम उठाएंगे और कॉपी पर लिखेंगे उपनिवेशवाद की परिभाषा। व्हाट इज कोलोनिज्म? वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द कोलोनिज्म। तो चलिए आइए लिखते हैं यहां पर उपनिवेशवाद क्या है।
या उपनिवेशवाद की परिभाषा। उपनिवेशवाद क्या है? व्हाट इज कोलोनिज्म? उपनिवेशवाद क्या है? चलिए आइए बात करते हैं उपनिवेशवाद की। और जब इसकी परिभाषा पे हम बात कर रहे हैं तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, परिभाषा, और देखिए साहब ध्यान देना है, जो कुछ मैं अगर बोलूं लिखवाऊं तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी। अब देखिए उपनिवेशवाद के बारे में मैंने क्या बताया कि सुदूर स्थित कोई देश, हजारों मील की दूरी पर बैठा कोई देश, जब किसी देश पर राजनीतिक नियंत्रण करता है, जब किसी देश पर राजनीतिक नियंत्रण करता है तो फिर उसके आर्थिक दोहन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके आर्थिक शोषण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि उपनिवेशवाद सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक शोषण ही नहीं है, बल्कि सब कुछ है। कहने का मतलब कि किसी देश की राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका समाज, उसका धर्म, उसकी संस्कृति, इन सारी चीजों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ता है। तो एक लाइन में हम क्या लिखेंगे कि हजारों मूल, जब कोई सुदूर स्थित देश, क्या लिखेंगे बेटा? जब कोई सुदूर स्थित देश, जब कोई सुदूर स्थित देश, है ना, किसी देश पर राजनीतिक नियंत्रण करके उसका आर्थिक शोषण करता है, वह देश सुदूर देश की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। वह देश उस सुदूर देश की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपनिवेशवाद। समझ में आ गया? जब कोई देश किसी सुदूर देश पर राजनीतिक नियंत्रण करके उसका आर्थिक शोषण करता है तथा वह देश सुदूर देश की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को बदलने का प्रयास करता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है उपनिवेशवाद। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप उपनिवेशवाद का मतलब समझ गए होंगे। अगर अब भी नहीं समझे तो मैं फिर एक बार आपको समझाऊंगा, ठीक है? किसी ने लिखा है कि दीदार की ख्वाहिश हो तो नजरें जमाए रख, दीदार की ख्वाहिश हो तो नजरें जमाए रख, चिलमन हो या पर्दा हो सरकता जरूर है, चिलमन हो या पर्दा हो सरकता जरूर है, साहिल पे रोज एक घरौदा बना के देख, लहरें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन पर, लहरें कभी तो हारेंगी तेरे यकीन पर। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे इंग्लैंड भारत से हजारों मील की दूरी पर है कि नहीं है? है ना? इंग्लैंड ने भारत पर क्या किया? सबसे पहले राजनीतिक नियंत्रण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीत लिया, यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? भारत के संसाधनों के शोषण का सिलसिला शुरू हुआ, दोहन का सिलसिला शुरू हुआ। आपको मैं बता दूं कि दादा भाई नौरोजी को, जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक थे, इंग्लैंड के भारत में आने के सबसे बड़े समर्थक थे, उन्होंने लिखा कि मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह से भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो भारत वो दिन दूर नहीं जब कंगाल हो जाएगा, जब बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, यही नहीं, अंग्रेजों ने सिर्फ भारत का राजनीतिक और आर्थिक शोषण ही नहीं किया, बल्कि यहाँ के सोसाइटी पर, यहाँ के कल्चर पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक हिंदुस्तानी सिर्फ चेहरे से हिंदुस्तानी हो, लेकिन अपनी समझदारी से, अपनी सोच से वो पूरा का पूरा यूरोपियन होना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद
बंगाल में कुछ बाबू पैदा हुए, हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जो कि दिखते तो हिंदुस्तानी थे लेकिन अपनी सोच से अंग्रेज हो गए। अपने से नीचे के लोगों को मारना, पीटना, उन पर जुल्म करना, ये सब कुछ इन्होंने किया जो अंग्रेज भारतीयों पे करते थे। ठीक है, कहने का मतलब कि कुछ ऐसे लोग पैदा हो ही गए जो अंग्रेजों के लिए दुआ करते थे कि भारत से अंग्रेजों का शासन कभी समाप्त न हो। तो देखा आपने जो बात मैंने आपको बताई कि जब कोई सुदूर बैठा देश किसी देश पर राजनीतिक नियंत्रण कर लेता है, उसका आर्थिक शोषण करता है, उस देश का जी जब कोई सुदूर बैठा देश जब कोई सुदूर बैठा देश किसी देश पर राजनीतिक नियंत्रण करता है, उसका आर्थिक शोषण करता है तथा वह देश सुदूर देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को बदलने का प्रयास करता है, यही चीज क्या कहलाती है? उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म। दैट वी कॉल्ड इट इज कोलोनिज्म, राइट? आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब चलिए अगली हेडिंग हम डालें, उपनिवेशवाद की विशेषताएं। व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ कोलोनिज्म? क्या विशेषताएं हैं उपनिवेशवाद की? तो चलिए बात करते हैं। यहां पर देखिए, पहली लाइन लिखेंगे कि उपनिवेशवाद परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ये बात एकदम सही है। उपनिवेशवाद जो है परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन के हिसाब से उपनिवेशवाद बदलता रहता है, अपने आप को चेंज करता रहता है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले यह राजनीतिक ढांचे पर नियंत्रण करता है, फिर आर्थिक शोषण की शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे उस देश का कल्चर चेंज करने की कोशिश की जाती है, फिर उस देश का कंप्लीटली शोषण शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि उपनिवेशवाद की जो कंडीशन होती है वो परिस्थितियों के अनुसार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पर देखिए, उपनिवेशवाद किसी देश की समस्त ढांचे को प्रभावित करता है। क्या बेटा? उपनिवेशवाद किसी देश की समस्त ढांचे को, समस्त माने पूरा ढांचा, उपनिवेशवाद किसी देश की समस्त ढांचे को प्रभावित करता है। कहने का मतलब यह है कि उपनिवेशवाद जो होता है वो केवल किसी देश के राजनीतिक ढांचे को ही नहीं बल्कि राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इन सारी चीजों पर अपना प्रभाव डालता है। क्या कहेंगे बेटा हम लोग कि जो उपनिवेशवाद होता है, नोट करेंगे ना, इसको लिखेंगे कि नहीं? उपनिवेशवाद किसी भी देश की है ना, उपनिवेशवाद किसी भी देश की राजनीतिक ढांचे के अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, इन सारी चीजों को चेंज करता है। सारी चीजों को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। नोट करेंगे आप लोग, जो उपनिवेशवाद होता है वो किसी भी देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित करता है। जैसे यकीन मानिए, लॉर्ड मैकाले ने क्या बोला? लॉर्ड मैकाले ने यही बोला था ना कि मैं चाहता हूं कि भारत का हर आदमी यूरोप की सोच का, इंग्लैंड की सोच का हो। वो चेहरे से हिंदुस्तानी हो लेकिन अपनी सोच से वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंग्लैंड को कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, सैनिक भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली। और आपको मैं बताऊं बेटा कि आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे ना तो आज के ज़माने में
कोई देश दूसरे देश पर डायरेक्ट नियंत्रण तो नहीं करता, लेकिन देखा जाए तो अब एक नई परिभाषा चली है जिसको नौ उपनिवेशवाद कहा जाता है। नौ उपनिवेशवाद एक ऐसा विषय है जिसपे किसी देश पर डायरेक्ट हमला ना करके वहां के कल्चर को चेंज किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वहां के लोगों के कल्चर को बदला जा रहा है। जैसे अभी आप देखिए, हम आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही। आप ज़रा देखिए ये चीज़, ये क्या है? ये ऐसी चीज़ है कि कोई देश जो है आप पर डायरेक्ट तो नियंत्रण नहीं करता, लेकिन देखा जाए तो धीरे धीरे जो लोगों की सोच है वो वेस्टर्न की तरफ मूव कर रही है। ये क्या है? ये एक नौ उपनिवेशवाद है। कहने का मतलब ये है कि उपनिवेशवाद अब भी मरा नहीं है, बल्कि किसी न किसी रूप में उपनिवेशवादी प्रक्रिया क्या है, जिंदा है। तो आप देखेंगे कि अब जो है ज़्यादातर जो प्रयास हो रहा है वो किसी देश के कल्चर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बारे में कहा जाता है कि नेपोलियन जब किसी देश पर हमला करता था तो सबसे पहले उस देश की लाइब्रेरी को जला देता था, सबसे पहले उस देश की अच्छी किताबों को लूट लेता था, सबसे पहले कहा जाता है कि उस देश की लाइब्रेरी को हटा देता था, पुस्तकों को हटा देता था। उसका कहना था कि जिस देश की पुस्तकें हट जाएं, जिस देश की संस्कृति मिट जाए, वो देश एक तरह से मरा हुआ होता है। तो ये जो है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है और आपको उत्तर भी इस पर लिखना है आईएएस का। उसी अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग उपनिवेशवाद की विशेषताओं पर बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा था कि जो उपनिवेशवाद है वो किसी एक चीज़ पर इफेक्ट नहीं करता, किसी एक चीज़ पर अटैक नहीं करता, बल्कि लगभग उस देश की सारी चीज़ें उपनिवेशवाद से प्रभावित होती। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी चीज़ है कि होता क्या है कि वो जो देश है, जो उपनिवेशवादी देश है, जब किसी देश पर कब्जा करता है तो धीरे धीरे वहाँ अपनी आबादी को बसाने लगता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी कोशिश होती है कि उस देश में, जिस देश पर वो काबू कर रहा है, अधिकार किया हुआ है, उस देश में ज़्यादा से ज़्यादातर उसकी आबादी के लोग हों, उसके जैसे लोग हों, उसकी सोच के लोग हों। उसके कहने का मतलब ये होता है कि जब हमारे लोग ज़्यादा होंगे तो फिर उस देश का जो शोषण होगा वो बहुत आसानी से होगा, बहुत आराम से होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। यानी वहाँ की जनसंख्या की, कहा जाता है कि वहाँ की जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए वो उपनिवेशवादी देश अपने लोगों को उस देश में बसाने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, लिखेंगे बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा नोट तो करना ही पड़ेगा आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषताएं उपनिवेशवाद की और यही सब चीज़ें लिख रहे हैं। अगला टॉपिक मैंने क्या बताया कि जो उपनिवेशवादी देश है वो जिस देश पर अधिकार करता है उस देश की जनसंख्या को भी प्रभावित करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं उपनिवेशवाद की विशेषताएं। उपनिवेशवाद की विशेषताएं। तो यहां पर मैं आपको अगला पॉइंट लिखा रहा था कि वो देश क्या करता है कि जब किसी देश को जीतता है, जैसे इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने भारत में ज़्यादातर कोशिश की कि यूरोप के लोग, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनकी बसावट हो। यानी ये जनसंख्या को भी टैकल करने की कोशिश करता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास। समझ में आ गया? कहने का मतलब कि अब वो अपनी जनसंख्या को उस देश में भेजता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लोगों को उस देश में बसाता है ताकि उस देश का जो दोहन है वो आसान हो जाए। बताइए, समझ में आ रहा है? ये चीज़ क्लियर हो रही है? किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल। और मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप सब टेलीग्राम पर भी आइए, ठीक है, यूट्यूब के नीचे, ठीक है,
यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की आईडी डाली हुई है, वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़िए। आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी सवाल हैं, वो सब हम लोग टेलीग्राम पर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अब जो है बात करते हैं कि इसका सैद्धांतिक पक्ष। जी हाँ, उपनिवेशवाद का सैद्धांतिक पक्ष और उपनिवेशवाद का वास्तविक पक्ष क्या है। सबसे पहले बात करेंगे उपनिवेशवाद का सैद्धांतिक पक्ष, यानी उपनिवेशवाद वास्तव में इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है, क्या कहा गया इसके बारे में, वहां पे हम लोग बात करेंगे। उपनिवेशवाद का सैद्धांतिक पक्ष, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कहने का मतलब है कि सिद्धांत क्या कहता है। जो उपनिवेशवादी होंगे उन्होंने ही तो ये सिद्धांत बनाया होगा, उपनिवेशवाद के जो फॉलोअर्स होंगे उन्होंने ये सिद्धांत बनाया। क्या बनाया उन्होंने क्या डिफाइन किया। यहां पे हम इस पर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द कॉलोनिज्म, क्या है उपनिवेशवाद अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार जिन्होंने ये सिद्धांत बनाया। तो देखिए, अंग्रेजों का कहना था, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। क्या कहते हैं? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। क्या कहते हैं? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। क्या कभी आपने सुना है क्या होता है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी? डू यू नो अबाउट दिस? यस, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी यानी कहने का मतलब कि गोरों के भार का सिद्धांत, इसको कहेंगे गोरों के भार का सिद्धांत। अंग्रेजों का कहना था, उपनिवेशवादियों का कहना था, अंग्रेजों का कहना था कि ईश्वर की तरफ से उनको यह आदेश मिला है कि वो सभ्य हैं और असभ्य लोगों के पास जाएं और उनको शिक्षित करें, दीक्षित करें, उनको जीने का तरीका सिखाएं। क्या कहा अंग्रेजों ने? कि उन्हें ईश्वर की तरफ से यह आदेश मिला है कि वो असभ्य लोगों के पास जाएं और उनको दीक्षा दें, उनको जीने का तरीका सिखाएं कि कैसे जिया जाता है, कैसे इंसान को रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। समझ में आ गया? व्हाइट मैन बर्डन थियरी का मतलब समझ में आया? यानी उपनिवेशवादियों के अनुसार, इस थियरी के मानने वालों के अनुसार, जो दुनिया में श्वेत लोग हैं उन्हें ईश्वर की तरफ से आदेश मिला है। उन्हें ईश्वर की तरफ से आदेश मिला है ठीक है, कि वो असभ्य लोगों को सभ्य करें, असभ्य लोगों को सभ्य करें। अब आपको समझ में आया? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है? व्हाट इज व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी? श्वेत लोगों का कहना है, जो श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उन्हें ईश्वर से आदेश मिला है कि वो असभ्य लोगों के पास जाएं और उन लोगों को शिक्षित करें, उन लोगों को सभ्य बनाने का प्रयास करें। इसीलिए अंग्रेजों का कहना था कि भारत में वो लोग आए हैं तो ये भारत का नसीब है, ये भारत की खुशकिस्मती है कि अंग्रेज लोग भारत में आए हैं। वो भारत के लोगों को सभ्य करने आए हैं, वो भारत के लोगों को ट्रेंड करने आए हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों को, वो भारत के लोगों को जीने का तरीका सिखाने आए हैं। ये बात अंग्रेजों ने कहा। उन्होंने इसको सिद्धांत के तौर पे रखा कि हम क्यों इंग्लैंड से भारत में आए, हजारों मील की यात्रा करके क्यों आपके पास है? इसलिए आए कि क्योंकि आपको हम ट्रेंड करें, आपको जीने का तरीका सिखाएं, आपको आपका रहन सहन, आपको जीने का तरीका सिखाएं, खाने पीने का तरीका सिखाएं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? रहने का तरीका सिखाएं, आपको जीने का तरीका सिखाएं, आपको सभ्य बनाएं।
कलर हो गया। उपनिवेशवाद का पक्ष बताइए बेटा, प्लीज टेल मी नाउ। आप जरूर मुझको बताओ कि क्या आपको समझ में आ गया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। इसको लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। फटाफट नोट करें आप लोग, जल्दी से नोट करें बेटा। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इसके व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं। इसके व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं। तो ये देखिए, उपनिवेशवाद का वास्तविक पक्ष क्या है। चलिए आइए अब देखा जाएगी रियलिटी क्या है। तो अब रियलिटी पे बात हो जाए। वास्तविक पक्ष क्या लिखेंगे कि उपनिवेशवाद का वास्तविक पक्ष, लिखिए इसको। उपनिवेशवाद का वास्तविक पक्ष क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उपनिवेशवाद का वास्तविक पक्ष, चलिए क्या है भाई? तो देखिए साहब, वास्तविक पक्ष ये है कि यहां पर किसी की भलाई करने का कोई मतलब नहीं है। एक उपनिवेशवादी देश किसी देश पर अधिकार सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसका भरपूर आर्थिक शोषण किया जा सके। इंग्लैंड भारत में आया तो भारत में उसने जितने भी काम किए, चाहे रेलवे लगाया हो, चाहे डाकतार हो, चाहे टेलीग्राम हो, जितनी भी इंडिया का मॉडर्नाइजेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार किया। कहा जाता है कि रेलवे, डाकतार, टेलीग्राम, इन चीज़ों को जब इंग्लैंड ने शुरू किया तो 1857 के गदर में इनकी बड़ी भूमिका थी। एक सैनिक ने मरते समय कहा कि इस टेलीग्राम ने तो हमारा गला घोंट दिया। जाहिर सी बात है, रेलवे के माध्यम से सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो गया। एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों को ले जाया गया, एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों को पहुंचाना आसान हो गया। तो आप देखिए, सैनिकों को इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। तो आप देखिए क्या कहेंगे आप इसको। उपनिवेशवाद का वास्तविक पक्ष ये है कि किसी भी देश का भरपूर आर्थिक शोषण करना, वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करना। उपनिवेशवाद किसी भी देश को मॉडिफाई नहीं करता, किसी भी देश के लिए उसके पक्ष में कुछ भी नहीं करता। क्लियर है? वो केवल और केवल अपना हित देखता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को। कहा जाता है कि भारत जो सोने की चिड़िया थी उसे अंग्रेज़ों ने कंगाल करके रख दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा कि उपनिवेशवादी जो देश होता है वो अपना हित देखता है। क्या लिखेंगे? उपनिवेशवादी देश केवल अपना हित देखता है। ठीक है, अपना हित देखता है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा कि भारत में रेलवे का, भारत में डाकतार है ना, टेलीग्राम, भारत में डाकतार, टेलीग्राम या फिर भारत में रेलवे, ये सब कुछ जो बनाया गया, ये जो संसाधन विकसित किए गए, ठीक है ना, इसमें भारत का कुछ नहीं था। ये केवल अंग्रेज़ों के लिए बनाए गए, अंग्रेज़ों के मकसद को हल करने के लिए बनाए गए, भारत के संसाधनों को यूज़ करने के लिए बनाए गए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि उपनिवेशवाद का वास्तविक पक्ष यही है
कि किसी देश पर अधिकार करने के बाद उसका आर्थिक दोहन करना, आर्थिक शोषण करना, उस देश के संसाधनों का इस्तेमाल अपने लिए करना, यही उस देश का, यही एक उपनिवेशवादी देश का वास्तविक पक्ष होता है। वो कोई अगर डेवलपमेंट भी करता है तो वो सब उसके फेवर में होता है, किसी देश उस देश के फेवर में कभी नहीं जिस पर उसका अधिकार होता है। वो अपने लिए सब कुछ करता है। तो बच्चों, आज उपनिवेशवाद पर ये जो हमारी क्लास है ये आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में मैं एक बात आपसे ये भी कहूँगा कि ऑप्शनल हिस्ट्री जो है, जी हाँ, ये मैं अनअकैडमी के प्लस पे लेता हूँ क्लास। तो मैं चाहूँगा कि आप अनअकैडमी के प्लस पे ज़रूर आइए, इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। अभी बहुत जल्द ये क्लास अनअकैडमी के प्लस पर लॉन्च होने जा रही है, ठीक है। लास्ट में ये कहूँगा बच्चों कि अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो है आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यूज़ करिए मेरा प्रोमो कोड MNUS। अगर आप मेरा प्रोमो कोड MNUS यूज़ करेंगे तो आपके एडमिशन में 10% की बेनिफिट मिलेगी, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन यूज़ माई प्रोमो कोड, यूज़ माई रेफरल कोड MNUS व्हेन यू आर गोइंग फॉर the subscription, when you are going for the admission, you will get 10% discount on your admission। जी हाँ, you will get 10% discount on your subscription। तो अगर आपको बच्चों ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जी हाँ, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।